बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का, जो है वो डी ब्रोइस हाइपोथेसिस। इसका जो डी ब्रोगले इसका स्पेलिंग है अगर हम पूरे करें तो, लेकिन इसकी जो आपने उसको प्रोनाउंस करना है डी ब्रोइस हाइपोथेसिस कहना है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी। क्या मतलब? वेव नेचर ऑफ पार्टिकल डिस्कस करेंगे, वेव नेचर ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर यहां पर डिस्कस होगी। लेकिन इससे पहले कि हम डुअल नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस करें, डी ब्रोए ने जो कंसेप्ट दिया था वो डिस्कस करें, इससे पहले हमें थोड़ा सा कंसेप्ट हमने रिवाइज करना है लाइट के बारे में। आपको ये बात क्लियरली पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस या प्रीवियस चैप्टर फिजिक्स में कहीं ना कहीं ये बात पढ़ी है कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट की नेचर डुअल होती है। क्या मतलब डुअल नेचर? कि लाइट जो है वेव प्रॉपर्टीज भी शो करती है और लाइट मटेरियल पार्टिकल की तरह की प्रॉपर्टीज भी शो करती है, जिस वजह से ये बात हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, प्रूव हो चुकी है कि लाइट हैज डुअल नेचर। 1905 से पहले 1905 से पहले तक लाइट जो है उसको वेव ही तस्वर किया जाता था सिर्फ। क्यों? क्योंकि लाइट से हम इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के पैटर्न को ऑब्जर्व करते थे। वो चीज लाइट को वेव क्यों कहा जाता था? क्योंकि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जो भी चीज शो करेगी वो इसका मतलब है वेव नेचर रखती है। इंटरफेरेंस आपने पढ़ा फिजिक्स में कि ये दो वेव्स मैंने आपके सामने बनाई है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ और ये ट्रफ। जब क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करे, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करे, जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे के करीब होके ओवरलैप करें, ऐड हो जाएं, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। इससे पता चलता है कि ये इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं। तो हमने लाइट को यूज किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये फिजिक्स में आप जाके सेकेंडरी में पढ़ेंगे शायद। उससे साबित हुआ कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस शो कर रही है और साथ डायफ्रैक्शन, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जब लाइट को किसी स्मॉल ऑब्स्टिकल में से गुजारते हैं, के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो उससे बेंडिंग हो जाती है, डायफ्रैक्शन हो जाती है। तो ये भी इस बात का सबूत था कि लाइट वेव है। तो 1905 तक तो ये कंसेप्ट एस्टेब्लिश हो चुका था कि लाइट इज वेव, लाइट इज वेव। लेकिन 1905 में आइंस्टाइन ने एक कंसेप्ट दिया, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट दिया। क्या? उसने जब लाइट ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी मतलब एक स्पेसिफिक एनर्जी के फोटॉन्स को मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करवाया और उसके जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन थे उसको वहां से मूव करवा दिया। जब इलेक्ट्रॉन वहां से मूव किए तो करंट प्रोड्यूस हुआ। तो फोटॉन का इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना, ये कंसेप्ट जो था ये पार्टिकल नेचर को एस्टेब्लिश करता है लाइट की। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आइंस्टाइन ने ये कंसेप्ट दिया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था जिससे लाइट यानी कि फोटॉन ने पार्टिकल नेचर शो की, तो फिर कहा गया, आप शुरू से यही कहते रहे हैं कि लाइट वेव है, लाइट वेव है क्योंकि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन शो करती है, तो लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी रखती है, जिस बात को जो है वो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। इसी तरह 1923 में कॉम्पटन इफेक्ट से भी पार्टिकल नेचर को वेरीफाई किया गया। क्या कहा गया? कि जब कोई एक्सरे फोटॉन इलेक्ट्रॉन को जाके स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर कर जाता है, स्कैटरिंग अकर्स, स्कैटरिंग हो जाती है, और ये जो फोटॉन है और ये भी स्कैटर कर जाता है। इस स्कैटर फोटॉन की एनर्जी इस इंसिडेंट फोटॉन, टकराने वाले फोटॉन से कम होती है। तो इस स्कैटरिंग के कंसेप्ट को भी हम पार्टिकल नेचर में ही काउंट करेंगे, जिससे बात साबित हो गई कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन शो करने की वजह से वेव नेचर शो करती है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट और इसी तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, या फिजिक्स में जाके सेकेंडरी में पढ़ेंगे ये दोनों कंसेप्ट्स। मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ कंसेप्ट बेस बनाने के लिए। तो लाइट की डुअल नेचर एस्टेब्लिश हो गई, जिसके बारे में आप जानते हैं लाइट हैज डुअल नेचर। पहले वेव थी, बाद में पार्टिकल नेचर भी एस्टेब्लिश हो गई। इसके बाद लुइस डी ब्रोए ने कहा, एक प्रपोजल दिया, एक हाइपोथेसिस दिया। क्या दिया? उसने कहा कि जिस तरह लाइट वेव प्रॉपर्टीज शो करती थी,
बहुत अरसा तक हम यही समझते रहे, तो वो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी शो करना शुरू कर दी है उसने, या वो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी शो कर सकती है। तो इसी तरह जो मटेरियल पार्टिकल मूव कर रहा हो, जब कोई मैटर पार्टिकल इन मोशन हो, मूवमेंट में हो, तो वो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज तो शो करता है, मतलब हैविंग सम मोमेंटम। जब कोई मैसिव पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल मतलब मैस उसका जरूर होगा, जब वो मूव करेगा उसकी वेलोसिटी होगी, तो मैस इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम एग्जिबिट करना ये मटेरियल पार्टिकल की प्रॉपर्टी तो है ही है, इससे रिलेटेड वो प्रॉपर्टीज शो करता ही करता है। लेकिन उसने कहा साथ ही साथ ये वेव प्रॉपर्टीज भी शो कर सकता है, या वेव प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट करता है। जिस तरह लाइट वेव थी तो वो पार्टिकल नेचर शो कर सकती है, तो जो पार्टिकल है वो वेव नेचर क्यों नहीं शो कर सकता, ये हाइपोथेसिस डी ब्रोए ने दिया था। इसकी बहुत तफसील जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये सेकंड ईयर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में जाके आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जितना हमारे सिलेबस में है उतना हम इसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। तो उसके लिए देखें उसने ये किस बात पे कहा, इस बात को समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके सामने एक मैं एग्जांपल क्या देता हूँ कि आपको पता है क्रिकेट के फॉर्मेट में एक बॉलर होता है, एक बैट्समैन होता है और एक ऑलराउंडर होता है। मैंने इसको 3 कैटेगरीज आपको बताई हैं। एक प्लेयर था जो एज ए बॉलर टीम में शामिल हुआ और 10 साल तक वो बॉलिंग करवाता रहा। अचानक उसको किसी मैच में बैटिंग का मौका मिला, इतना अच्छा बैटिंग उसने की कि उसने 50 स्कोर किया, फिर अगले मैच में फिर उसने सेंचुरी स्कोर कर दिया, फिर उसने कंटिन्यूस स्कोर करने शुरू कर दिए अच्छे, तो फिर उसका लेवल बॉलर से हटा के ऑलराउंडर पड़ गया। क्या मतलब, ऑलराउंडर मतलब बॉलिंग भी करवा सकता है, बैटिंग में फॉर्मेट में भी चल सकता है। इसी फॉर्मेट को अगर मैं ये कहूं कि क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता, एक बंदा जो बॉलर था हमेशा बैटिंग करवा के वो ऑलराउंडर बन गया, इसी तरह अगर एक जो है बैट्समैन हो, 8-10 साल उसने बैटिंग ही की हो लेकिन कभी बॉलिंग ना करवाई हो, अचानक किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में उससे बॉलिंग करवानी पड़ गई तो उसने 2 आउट कर दिए, फिर उसको अगले मैच में फिर उसको ओवर करवाया गया, उसने फिर 3 आउट कर दिए। तो इस तरह क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो सके कि एक बैट्समैन जो सारी जिंदगी बैटिंग करता रहा हो अचानक वो बॉलिंग भी करना शुरू कर दे और वो विकेट ले ले और उसको फिर बाद में कहा जाए ये बैट्समैन तो था लेकिन अब ये भी ऑलराउंडर बन गया है। जैसे वो पहले बॉलर था, बैटिंग कभी करके वो ऑलराउंडर बन गया, तो ऑलराउंडर मतलब 2 in 1, यानी कि बैटिंग भी कर रहा है बॉलिंग भी कर रहा है। इस तरह वो बैट्समैन था, वो बॉलिंग भी करवाने के बाद ऑलराउंडर बन गया। सेम इस तरह लाइट वेव थी, पार्टिकल नेचर शो करके डुअल नेचर आ गया लाइट का। इस तरह पार्टिकल पार्टिकल तो है लेकिन वो वेव नेचर भी शो कर सकता है। इस बात का कोई सबूत उसने बेशक नहीं दिया, लेकिन बात समझने में आती है कि अगर ऐसा हो सकता है कि ये काफी अरसा वे भी आप समझते रहे, बाद में पार्टिकल नेचर एस्टेब्लिश हो गई, तो मैं इसने ये मफरूजा दिया कि जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर ये मूव करते हैं तो ये पार्टिकल तो हैं, मोमेंटम की प्रॉपर्टीज तो शो करेंगे पार्टिकल की, लेकिन ये वेव की प्रॉपर्टीज भी शो कर सकते हैं। ये उसने हाइपोथेसिस दिया लेकिन इसका उसने कोई सबूत या एविडेंस नहीं दिया। उसने कहा कि जो उसने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप जरूर दिया, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कोई नहीं दिया, वो उसने मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब ये रिलेशनशिप क्या है ये हम डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन पहले उसने क्या कहा कि ये इक्वेशन देखें लैम्डा भी है इसमें मोमेंटम भी है, लैम्डा किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है जिससे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी होती है, उससे रिलेटेड वेव नंबर और सारा कुछ हम पढ़ते हैं, और मोमेंटम पार्टिकल से एसोसिएटेड होता है। तो ये उसने एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव की जो साइमल्टेनियसली वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को एक्सप्लेन करती है। लेकिन इसमें क्या रिलेशनशिप बनता है मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ, इनवर्स रिलेशनशिप। इससे ये पता चला कि जब वो पार्टिकल नेचर डोमिनेट शो कर रहा होगा, मोमेंटम उसका ज्यादा होगा, तो उस वक्त उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, मेजरेबल ही नहीं होगी, वो तब वेव की फॉर्म में शो नहीं करेगा या वेव फॉर्म में मूव नहीं करेगा, या उसकी वेवलेंथ इतनी कम हो जाएगी कि उसको आप मेजर नहीं कर सकेंगे, यानी कि उसकी फिर वेव की प्रॉपर्टी डोमिनेंट नहीं होगी, वो एग्जिबिट नहीं करेगा, उस वक्त तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। और जब मोमेंटम बहुत कम कर दिया जाए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मटेरियल पार्टिकल ले ले, उसका मोमेंटम जब बहुत कर देंगे कम तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, यानी कि वेव का करैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा और पार्टिकल का करैक्टर उस वक्त
कम हो जाएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट कौन सा है, कि वो वेव नेचर ज़्यादा डोमिनेंट शो करेगा या पार्टिकल नेचर शो करेगा। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन और एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन आप क्या कर रहे हैं। तो ये उसने कंसेप्ट दिया, लेकिन इसका कोई उसने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया। इसकी अब डेरिवेशन हम करते हैं। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोयस इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। आपने प्लैंक्स इक्वेशन पढ़ी थी कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में मुश्तमिल होती है, जिसको हम फोटॉन कहते हैं। उस फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर है? E इक्वल टू एच न्यू। अब E इक्वल टू एच न्यू, उसकी फोटॉन की एनर्जी आ गई। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन की मैस एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है? E इक्वल टू mc स्क्वायर। अब इसमें ये जो मैस है, उसने कहा ये जो मैस है m, ये किसी मैटर का मैस होता है, किसी मटेरियल पार्टिकल का मैस होता है, और ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी एनर्जी में? जो कि फोटॉन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वेव पैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसने इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया कि जब मैस पार्टिकल जब किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो फोटॉन की एनर्जी एग्जिबिट कर सकता है। तो इक्वेटिंग क्वेश्चन 1 और 2 दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कर दें। एनर्जी दोनों सेम है, ये दोनों साइड सेम हो जाएगी, इनको इक्वेट कर देंगे। अब mc स्क्वायर है, mc इंटू सी लिख सकते हैं, मैस इंटू वेलोसिटी इंटू सी। अब क्योंकि दो सी है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। मैस इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। m इंटू सी मैंने वही लिखा हुआ पहले फिलहाल, इस सी को नीचे आकर डिवाइड कर दिया है। अब न्यू ओवर सी हमारे पास क्या होता है? एज वी नो दैट mc क्या होता है? मैस इंटू वेलोसिटी। ये c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करेंगे, प्रोटॉन की मूवमेंट की बात करेंगे, किसी स्टोन की मूवमेंट की बात करेंगे, किसी फुटबॉल की मूवमेंट की बात करेंगे, तो उसमें वेलोसिटी v लेंगे, क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव नहीं करवा सकते हम उसको। तो मैस इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो यहाँ c की जगह हम v लिख देंगे और mv क्या हो जाएगा? मोमेंटम। एक बात। दूसरा, न्यू ओवर c किसके बराबर होता है? न्यू ओवर c इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा होता है। ये हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी किया था कि न्यू ओवर सी इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। अब यहाँ पे न्यू ओवर सी है, इसकी जगह 1 ओवर लैम्डा यहाँ पे लिखें तो ये h पहले से था, तो ये हमारे पास न्यू ओवर सी की जगह क्या आ जाएगा? 1 ओवर लैम्डा, तो h ओवर लैम्डा आ गया। दूसरी तरफ mc है, तो mc की जगह लिखेंगे mv या मोमेंटम। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p। यही इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है कि मोमेंटम इज इक्वल टू, यहां से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस क्या लिखेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, जो भी हम थोड़ी देर पहले की थी, यानी कि इसको मैं इधर ले गया, उसको इधर ले आऊं। तो यह हमारे पास इक्वेशन आ गई है। यहां से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स का, मैटेरियल पार्टिकल्स का। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं हम। क्या फर्ज करें, ये डेरिवेशन आ जाती है पेपर में। ये वही बात है कि लैम्डा का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। अगर हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी 2.188 मीटर पर सेकंड है, उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, और h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट आपको याद है। इसकी वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv फार्मूले में पुट करें, ये p की जगह mv है, पुट करेंगे तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया 0.33 नैनोमीटर। 0.33 नैनोमीटर इसकी जो आई है, क्या आई है? वेवलेंथ। और ये जो वेवलेंथ है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के हमने 7 रीजन्स पढ़े थे। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी थी? गैमा रेज की, उससे कम एक्स रेज की। तो ये जो वेवलेंथ है, ये मेजरेबल वेवलेंथ है और इसको मेजर कर सकते हैं, और ये एक्स रेज की जो रीजन है उस रीजन में फॉल करती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर इस वेलोसिटी से मूव करे तो वो उसकी वेवलेंथ जो बनेगी वो मेजरेबल है, और उसको वेव फॉर्म में मूव करने के बारे में हम उसको कह सकते हैं कि वेव फॉर्म में मूव कर रहा है। फिर हम कहते हैं जी फॉर स्टोन ऑफ 1 ग्राम, ये प्रैक्टिकली एविडेंस नहीं था, ये थ्योरेटिकली एविडेंस दे रहा है, ये मतलब थ्योरेटिकली इसको वेरीफाई कर रहा है। फॉर स्टोन ऑफ 1 ग्राम, अगर हम एक स्टोन लेते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक था, अब हम एक स्टोन ले लेते हैं, स्टोन मैक्रोस्कोपिक में आ जाएगा, तो उसका मास 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम है ना, उसको किलोग्राम में लेके जाएंगे तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। उसकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। तो उसके लिए लैम्डा निकालें, h ओवर m की, h की वैल्यू पुट करें, m मास पुट करें, v वेलोसिटी पुट करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.624 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आपकी बुक में ये आंसर लिखा हुआ है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ये 10⁻³ मीटर है। मतलब ये इतनी छोटी वैल्यू है, ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इसके लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट या इसको मेजर हम आसानी से नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जो स्मॉल वेवलेंथ है वो गैमा रेज तक की है, तो ये उससे भी कई गुना ज्यादा ये छोटी वैल्यू है। इसका मतलब है ये वेवलेंथ
मेजरेबल नहीं है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे तो उसकी वेवलेंथ इतनी कम होगी कि उस पार्टिकल की हम वेव नेचर को एस्टेब्लिश या मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेव नेचर को तो वेरीफाई करता है थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पे उसने खुद ही कह दिया है कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर आप एक फुटबॉल को मूव करवाएं, एक इलेक्ट्रॉन जो स्टोन को मूव करवाएं, इस पेन को आप कोई भी आप मटेरियल पार्टिकल मूव करवाएं, तो वो जो वेवलेंथ है वो इतनी कम होगी कि आप उसको वेव तस्वर नहीं कर सकते, उसकी पार्टिकल नेचर ही डोमिनेंट होगी। जबकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे जब आप बात करेंगे तो उसकी वेवलेंथ को आप वेव तस्वर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से मूव करवाते हैं तो उसकी वेवलेंथ आती है लैम्डा ई, फर्ज करें ये आई है। अब हम अगर प्रोटॉन को उसी वेलोसिटी से मूव करवाते हैं, अगर हम प्रोटॉन को उसी वेलोसिटी से मूव करवाते हैं तो इसकी वेवलेंथ बढ़ेगी या कम होगी इलेक्ट्रॉन के निस्बत? तो याद रखें, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। तो जितना मास, जितने टाइम्स मास ज्यादा होगा उतने टाइम्स ही वेवलेंथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मास का फैक्टर डिनोमिनेटर में है। यहां मास प्रोटॉन का जब लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू ओवरऑल जो है 1836 टाइम्स कम हो जाएगी। तो जो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का आया होगा 1836 टाइम्स उसको डिवाइड कर दें तो वो वेवलेंथ आ जाएगी किसकी? प्रोटॉन की। सेम इसी तरह उसी वेलोसिटी से अगर हम अल्फा पार्टिकल को मूव करवाएं, जिस वेलोसिटी से हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया था, तो क्या होगा? अब अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो उसका मास नंबर 4 होता है, उसका मास 4 होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन से 4 टाइम्स जो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन से 7344 टाइम्स हैवी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो 7344 टाइम्स उसकी वेवलेंथ स्मॉल हो जाएगी एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसलिए इसको डिवाइड किया नीचे, क्योंकि जितना मास ज्यादा, जितने टाइम्स, जितने गुना मास ज्यादा होगा उतने गुना ही वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो ओवरऑल ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ओवरऑल हमने क्या सीखा कि डी ब्रोए जो हाइपोथेसिस था वो पार्टिकल की डुअल नेचर को, डुअलिटी ऑफ मैटर वेव्स भी कह सकते हैं, कि मैटर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, इसने कहा था कि जो उसकी मूवमेंट की बात करें तो वो स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में मूव करते हैं। इस कंसेप्ट के बाद वो जो बोहर ने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है, ना एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, लेकिन उससे पूछा गया क्यों ऐसा होता है? रदरफोर्ड का डिफेक्ट तो रिमूव हो गया इस बात से, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो एनर्जी लूज तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसने कहा था नहीं करेगा। तो नहीं करने से कहने से कि नहीं करेगा, इससे वो रदरफोर्ड का डिफेक्ट तो रिमूव हो गया, लेकिन इसकी लॉजिक उसके पास कोई नहीं थी कि क्यों ऐसा करेगा, क्यों नहीं लूज करेगा। ये डी ब्रोए के इस कंसेप्ट के मुताबिक, जो कि आप सेकेंडरी फिजिक्स में पढ़ेंगे, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव्स, और स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी अगर वही, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से मूव करके वेव की फॉर्म में उसी जगह पे दोबारा आ गया है, उसमें कोई एनर्जी लूज नहीं होती। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि डी ब्रोए ने दिया था कि पार्टिकल डुअल नेचर शो करती है, लेकिन सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेव नेचर को उसने थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली साबित किया कि उसकी वेवलेंथ मेजरेबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई एविडेंस नहीं था। बाद में 1927 में जेविसन और जर्मर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और पार्टिकल की डुअल नेचर यानी कि वेव नेचर को वेरीफाई किया। कैसे? उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बीम ली, इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करवाई। और इलेक्ट्रॉन बीम कैसे जनरेट करवाते हैं ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, कैथोड रेज में डिस्कवरी को पढ़ा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पढ़ा। जो कैथोड रेज है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाया हीटेड फिलामेंट से, टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया, उनको एक्सेलरेट किया और उसको निकल क्लोराइड के क्रिस्टल पे स्ट्राइक करवाया। और निकल क्लोराइड के क्रिस्टल पे जब स्ट्राइक करवाया तो उससे बेंडिंग हुई मतलब डायफ्रैक्शन हुई। और इलेक्ट्रॉन बीम जब, अगर तो वो पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रॉन की, तो उसको स्ट्राइक करके वापस आ जाना चाहिए, डायफ्रैक्शन नहीं करनी चाहिए। तो डायफ्रैक्शन का पैटर्न
जो कि इलेक्ट्रॉन बीम से ऑब्जर्व किया डेविसन और जर्मर ने, दो साइंटिस्ट ने। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम से एक्सपेरिमेंट करके डायफ्रैक्शन का पैटर्न ऑब्जर्व किया तो इससे ये बात साबित हो गई कि वाकई डी ब्रोय ने जो हाइपोथेसिस दिया था 1924 में, 1927 में डेविसन और जर्मन ने इस बात को साबित किया कि इलेक्ट्रॉन बीम से डायफ्रैक्शन का पैटर्न ऑब्जर्व होना ये पार्टिकल की वेव नेचर को एस्टैब्लिश करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जिससे जो डेविसन और जर्मर उनको भी नोबेल प्राइज मिला, और क्योंकि उन्होंने पार्टिकल की डुअल वेव नेचर को साबित किया, और डी ब्रोय ने चूंकि इसका हाइपोथेसिस दिया था, आइडिया दिया था, उसको भी इस बात पे नोबेल प्राइज मिला। तो ये आजकल हम जितने भी हम आगे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं उसमें फिर हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म में मूव करता है, जो है वो इसकी वेव मैकेनिकल मॉडल हम सारे फिर आगे चलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम वेव कंसीडर करके चलते हैं। कौन सी वेव? स्टेशनरी वेव्स। दुआओं में याद रखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है डेविसन और जर्मर के बारे में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।